हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आ, ई, उ, ओ। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ। इसमें मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो मूल दीर्घ स्वर कौन कौन होते हैं यहाँ पे देख लीजिए आप। आ, ई, उ, री, ये सिर्फ 4 जो होते हैं ये मूल दीर्घ स्वर होते हैं। प्रश्न नंबर 2, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ ऑप्शन देखते हैं 2, 4, 6, 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन होती हैं? तो यहाँ देखेंगे एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। तो इस प्रकार से हिंदी में 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, स्वर और व्यंजन। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर 2 प्रकार, 3, 4 या 5। तो मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे स्वर 2 प्रकार के होते हैं, पहला दीर्घ स्वर, दूसरा ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? तो दीर्घ स्वर में मात्रा में उच्चारण में अधिक समय लगता है, और ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है उच्चारण में इसके। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर ऑप्शन 2, 3, 4, 6। तो जिह्वा के आधार पर जो स्वर के प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे हम इसका देखेंगे। जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं और देखिए इसका विश्लेषण देखते हैं। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो अग्र स्वर में क्या क्या आते हैं? ई, ऐ, यानी कि ई का परिवार और ए का परिवार, 2 परिवार इसमें आते हैं अग्र स्वर में। तो अग्र स्वर 4 आते हैं। मध्य स्वर में 1 स्वर आता है और पश्च स्वर में बाकी जो बचते हैं उ, ओ, औ और आ, ये जितने बचते हैं ये पश्च स्वर में आते हैं। यानी कि जीभ के पिछले भाग से जो बोला जाता है और जीभ के मध्य भाग से जो बोला जाता है इसमें सिर्फ एक आते हैं, जिसको सिर्फ और सिर्फ अ बोलते हैं हम लोग। और बाकी जो आग जीभ के आगे वाले भाग से बोला जाता है ये 4 हैं। यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, स्वर, व्यंजन या अनुस्वार। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6, ई, च, छ, ज, झ आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठ से, मूर्धन्य से, तालव्य से, ओष्ठ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तालव्य से। इसका एक ट्रिक है, एक संस्कृत शब्द का इचु यसा नाम। इचु यसा नाम, इचु यसा नाम का मतलब ई से हो गया। इसका छोटा भाई और बड़ा भाई ई में दोनों आ जाएंगे, ई फैमिली के दोनों भाई आ जाएंगे। और चू से हो जाएगा च वर्ग। छ वर्ग इसमें च, छ, ज, झ, इया, ये 5 इसमें आ जाएंगे। और य से हो जाएगा य, और बड़ा स से और बड़ा स। तो ये जो हो गए ई और छ वर्ग य स। तो यहाँ पे ये जितने हमने यहाँ पे बता दिए इन सब का उच्चारण तालव्य से होता है। तो ये शॉर्ट फॉर्म याद रखेंगे, ईचू या सानाम। ई में छोटे बड़े भाई दोनों आ जाएंगे। छ में छ वर्ग के पांचों वर्ड आ जाएंगे। य और स, ये दोनों भी तालव्य से उच्चारित किए जाते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं संज्ञा, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे स्वर कहते हैं। निम्न में मूल दीर्घ स्वर है। तो मूल दीर्घ स्वर देखते हैं ई, ए, ओ। तो मूल दीर्घ स्वर जो होगा वो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई। तो मूल दीर्घ स्वर यहाँ पे देख सकते हैं आ, ई, उ, री, ये चारों मूल दीर्घ स्वर होते हैं। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो निम्न में से अंतस्थ व्यंजन देखते हैं ग, ज, व, स। तो इसमें अंतस्थ व्यंजन जो होगा तो ऑप्शन नंबर सी, व। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं? य, र, ल, व, जिन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन सा है? ख, ग, घ, ठ। तो अल्प प्राण व्यंजन देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 10वां का देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इसमें ग राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो अल्प प्राण व्यंजन होंगे, अल्प प्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व, ये सभी क्या होते हैं? अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। अब प्रथम वर्ग में जो प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय, पंचम का मतलब नहीं समझ रहे हैं तो मान लीजिए यहाँ पे क लिखा हुआ है, ख लिखा हुआ है, ग, घ, अंगा, जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो ध्यान रखें। तो इस प्रत्येक वर्ग में जो प्रथम यानी कि क, तृतीय यानी कि ग,
पंचम यानी कि अंग। तो ये यहाँ पे प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ड हुए। तो प्रथम तृतीय और पंचम वर्ड जो हुए, ये अल्प प्राण होते हैं, जिसमें कम, जैसे इसमें अल्प प्राण, इसमें बोलने में ज़्यादा वो मेहनत नहीं करना पड़ता, ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है। तो जैसे क ग ng, यहाँ पे हम आसानी से बोल देते हैं। तो और अंतस्थ व्यंजन में य र ल व जो है, ये सभी अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। ऐसे च छ ज झ इया में हम लोग करेंगे। छ पहला वर्ड हो जाएगा, ज झ तीसरा वर्ड हो जाएगा, च छ ज तीसरा वर्ड, और इया पांचवा वर्ड हो जाएगा। इसीलिए 1, 3 और 5 135 का समीकरण लेकर चलते हैं। निम्न में से घोष वर्ड कौन सा है? तो निम्न में से घोष वर्ड देखते हैं कौन सा है। ज क च ट। तो इसमें जो घोष वर्ड होगा, घोष वर्ड क्या होता है वो जान लीजिए। घोष या सघोष दोनों को एक ही, मतलब एक ही अर्थ होता है, नाम अलग अलग है। प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ण तथा सभी स्वर और य र ल व ह, ये सभी सघोष या घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज। ज जो है ये घोष वर्ण या सघोष वर्ण है। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो ओष्ठ वर्ण देखिए अ, आ, ई, उ। तो इसमें जो ओष्ठ वर्ण होगा वो ऑप्शन नंबर 4 उ हो जाएगा। अब ओष्ठ वर्ण में कौन कौन आते हैं ये भी देखेंगे। उ के साथ साथ में इसका बड़ा भाई बड़ा ऊ, और उसके बाद ओ का बड़ा भाई औ। तो ये सभी चारों ओष्ठ वर्ण में आते हैं। काकल्य वर्ण कौन सा है? य, स, ह, ड़। तो काकल्य, जो काकल्य वर्ण है उसको हम ह को बोलते हैं काकल्य वर्ण। य का उच्चारण स्थान है, तो अभी इचु यसा नाम में हमने आपको बताया, इचु यसा नाम, इचु यसा नाम में हमने बताया, इचु यसा नाम तालव्य है। इसका पूरा नाम है, पूरा फार्मूला है इसका। इचु यसा नाम तालव्य है। ई में आ गया, ई का छोटा बड़ा भाई दोनों। चू में आ गया छ वर्ग, यानी कि छ छ ज झ इया। और य से य और स से बड़ा स, यानी तालव्य से, ये सब तालव्य से बोले जाते हैं। तो यहाँ पे य का उच्चारण स्थान पूछा है, तो य का उच्चारण स्थान यहाँ पे हो जाएगा तालव्य यानी कि तालु। र का विवरण है, तो र का विवरण देखते हैं। वर्ष लुंठित सघोष अल्प प्राण व्यंजन। वर्ष पार्श्विक सघोष महाप्राण व्यंजन। वर्ष संघर्षी अघोष अल्प प्राण व्यंजन। वर्ष स्पर्श सघोष महाप्राण व्यंजन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष लुंठित सघोष अल्प प्राण व्यंजन। र का विवरण है, यानी कि पहला ऑप्शन र के अर्थ में सही होगा। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण व्यंजन कितने हैं? तो यानी कि अंतस्थ और ऊष्म वर्ण दोनों पूछा जा रहा है। तो 6, 8, 9 या 7। तो यहाँ पे देखेंगे अंतस्थ व्यंजन कौन कौन। तो य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है। प्लस ऊष्म व्यंजन स, 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 ह, यानी कि 4 + 4 कितने हो गए? तो ये 8 हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। दीर्घ का वर्ण विच्छेद है। द प्लस री प्लस ग प्लस अ, द र उ ग। तो द प्लस री प्लस ग, द र अ उ ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द प्लस री प्लस ग प्लस अ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। सघोष वर्ण कौन सा है? तो सघोष देखते हैं। प, थ, ब, स। पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब सघोष वर्ण है। उसमें व्यंजन कौन सा है? ह, ल, म, ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसमें व्यंजन है। तो उसमें व्यंजन कितने होते हैं? 4। स, स, स और ह। तो ये चारों उसमें व्यंजन होते हैं। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। तो यहाँ पे देखते हैं उ प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस न प्लस अ। तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्यान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ण विच्छेद में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, मात्रा को वर्ण से अलग कर देना होता है। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? अ, अध, रि, ई। तो अधिकारी में जो उपसर्ग है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधि। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधि। निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है?
यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? अकथ, तो इसमें दोनों को अलग कर लेंगे, अ प्लस कथ, यानी कि इसमें लगा हुआ है, अ उपसर्ग लगा हुआ है। अभेद, भेद और अ को अलग करेंगे तो इसका एक भेद निकल कर आता है। अचूक, तो ये चूक में अ लगाया गया है, अ प्लस चूक। अनुज, तो अनुज मतलब होता है छोटा, तो इसमें अ उपसर्ग नहीं लगा है, ये अपने आप में अनुज पूरा है, इसमें कोई उपसर्ग की जरूरत नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? तो नी प्रत्यय नहीं लगा इसमें, शेरनी, मोरनी, नौकरानी, कूटनी। तो यहाँ पे देखते हैं, जो शेरनी है वो शेर में नी प्रत्यय लगा हुआ है, शेर में नी प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा शेरनी बना है। मोर में नी प्रत्यय लगाएंगे तो मोरनी बनेगा। कूट में नी प्रत्यय लगाएंगे तो कूटनी बनेगा। लेकिन नौकरानी में, नौकरानी अपने आप में पूर्ण है, इसमें कोई प्रत्यय की जरूरत नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नौकरानी। नौकरानी में कोई नी प्रत्यय नहीं लगा है, वो अपने आप में कंप्लीट है। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, किसी शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़ता है। अध्यक्ष में कौन उपसर्ग है? अधि प्लस अक्ष, तो इसका संधि विच्छेद देखते हैं, अधि प्लस अक्ष, तो यहाँ पे जो इसका उपसर्ग होगा वो अधि, ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा, अधि उपसर्ग होगा। संग्राम में उपसर्ग बताइए, सन, सम, स या सत। तो संग्राम का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सम प्लस ग्राम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो सावधानी में देखते हैं कौन सा प्रत्यय है, सावधान। सावधान में ई प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, सावधानी। तो यहाँ पे देखेंगे नी प्रत्यय, तो नी प्रत्यय नहीं होगा, धानी भी नहीं होगा, आनी, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका देखते हैं, सावधान प्लस ई, यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो बड़ी ई आएगा, सावधान प्लस ई हमारा मिलकर बनाएगा सावधानी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? तो जिंदगी में देखते हैं गी प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, दगी प्रत्यय है या ई प्रत्यय है। तो जिंदगी में, तो यहाँ पे देखेंगे दगी प्रत्यय, जिन प्लस दगी, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? विशेषण, संज्ञा, उपसर्ग या अव्यय। तो यहाँ पे अप शब्द में जुड़ा हुआ है अप प्लस शब्द, तो इसमें शब्द के पहले अप जुड़ा हुआ है, तो यानी कि किसी शब्द के पहले कोई शब्द जुड़ जाता है तो वो उपसर्ग होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपसर्ग। आगमन में उपसर्ग है, आ, अ, आग, मन। तो यहाँ पे इसका पहले संधि विच्छेद करते हैं, तो इसका संधि विच्छेद होगा आ प्लस गमन, तो यहाँ पे आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आ। रसोईया में प्रत्यय है, या आ रस, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ईया, रसोईया, तो यहाँ पे ईया प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उपसर्ग बताइए, अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय में उपसर्ग देखते हैं क्या है, अति, अतो, अ, अत, तो इसका संधि विच्छेद देखते हैं, तो अति प्लस इंद्रिय, क्या हो जाएगा, अति प्लस इंद्रिय, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर अतीन्द्रिय, इसका उपसर्ग अति हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अति। धातु के अंत में, यहाँ पे देखेंगे धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं, क्रिया द्योतक प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, भाव द्योतक प्रत्यय। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं, धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ब उपसर्ग किसमें है? ब उपसर्ग देखते हैं किसमें, बदबू, बदौलत, बदनाम, बदहजमी। तो इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बदबू में देखेंगे तो ब प्लस दबू इसमें नहीं है, क्योंकि इसका कोई संधि विच्छेद करने पर दोनों का अलग अलग अर्थ नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आप क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी, बदौलत। दौलत में हम उपसर्ग लगाएंगे तो हमारा बनेगा बदौलत, और बाकी सभी अपने आप में कंप्लीट हैं।
दुकाल में कैसा उपसर्ग है? उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी। तो दुकाल में हिंदी उपसर्ग है, जिसका उपसर्ग क्या है? दू। दुकाल में हिंदी उपसर्ग दू है। मच्छरदानी में प्रयुक्त उपसर्ग है अनीय, अन या दानी। तो यहाँ पे देखेंगे मच्छरदानी में दानी उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर डी। उत्कर्ण में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो उत्कर्ण में देखते हैं क्या प्रयुक्त उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर उत, उद, उप, अ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उत, उत प्लस कर्ण। सुशिक्षित में उपसर्ग है, सुशिक्षित में देखते हैं क्या उपसर्ग है, सु प्लस शिक्षित। तो यह मिलकर बना है सु प्लस शिक्षित। तो यहाँ पे जो उपसर्ग आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी, सु। धड़ाक में प्रत्यय है, अब धड़ाक में प्रत्यय अक, आक, अप, ओक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आक। धड़ाक में जो प्रत्यय है वो आक प्रत्यय। अब देखते हैं 19 शब्द में उपसर्ग है उत, उत, उन, उन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, उन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 शब्द में उपसर्ग है उन। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? जापानी भाषा से, चीनी भाषा से, फ्रांसीसी या पुर्तगाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली भाषा से। सुमित्रा में प्रत्यय होगा अप्रत्यय, अप्रत्यय, इत्रा या त्रा। तो सुमित्रा में जो प्रत्यय होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रत्यय हो जाएगा इसका राइट आंसर, सुमित्रा। शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है खटाई, मिठाई, दूध, ठंड। तो यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा पूछा है तो दूध द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सभा, कक्षा, भीड़, दौड़। तो इसमें समूहवाचक संज्ञा दौड़ नहीं है। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन। तो विशेषणों में से संज्ञा कौन सा है? तो संज्ञा अनुशासन संज्ञा है, बाकी सभी विशेषण हैं। निम्न में संज्ञा शब्द बताइए। हरा, पतला, सभा, गहरा। तो यहाँ पे जो सभा है वो संज्ञा शब्द है, बाकी सभी विशेषण शब्द हैं। गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जो गाय है यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बीमारी भाववाचक संज्ञा है। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? बहुवचन पुल्लिंग में, एक वचन पुल्लिंग में, एक वचन स्त्रीलिंग में, बहुवचन स्त्रीलिंग में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? तो यहाँ पे देखते हैं क्रियार्थक सदा किस रूप में रहती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक वचन पुल्लिंग में। एक वचन पुल्लिंग में क्रियार्थक संज्ञा सदा रहती है। नेक्स्ट देखते हैं बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा बापा, बापती, बपौता, बपौती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बपौती। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप बपौती हो जाएगा। पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, मित्रता, पेड़। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा है कौन भाववाचक संज्ञा है, तो मित्रता। देखते हैं भाववाचक संज्ञा में अक्सर हमें ता लास्ट में देखने को मिलता है, तो वहां से हम तुरंत अंदाजा लगा लेंगे कि यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है। गरीबों की सहायता करो। तो गरीबों की सहायता में गरीब शब्द क्या है? विशेषण, विशेष्य, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। बुढ़ापा किस प्रकार का एक अभिशाप है? तो यहाँ पे रेखांकित शब्द की संज्ञा है जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। लड़का दौड़ता है
तो लड़का दौड़ता है, लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़के का कोई यहाँ पे लिंग पहचान नहीं है, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो यहाँ पे लड़का जो हो जाएगा वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि लड़का है उसका कोई नाम लेकर कुछ नहीं संबोधित किया गया है। अगर उसका नाम लेकर संबोधित किया जाता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता। तो यहाँ पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सुंदर जो है ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्ण, कामायनी, मिठास, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता, वकील, पुस्तक। तो यहाँ पे देखेंगे राम, रामचरितमानस, गंगा, ये तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। कृष्ण, कामायनी, मिठास। कृष्ण, कामायनी तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन मिठास इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। लखनऊ, आम, लखनऊ ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आम जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, बुढ़ापा, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राम, रामचरितमानस और गंगा। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार का की संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। यहाँ पे नेपोलियन जातिवाचक संज्ञा को संबोधित करेगा। जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो उसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ पे पूछा जा रहा है जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चाकू शब्द का बहुवचन होगा। चाकू शब्द का बहुवचन देखते हैं क्या होगा। चाकुएं, चाकुओं, चाकुओं, चाकू। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चाकू शब्द का बहुवचन चाकू ही होगा। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होगा तो विदुषी, विद्वंती, विद्यामती या विद्यावंती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदुषी। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पहिया, लिखावट, पखावज, मझधार। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, तो पहिया हमारा जो है वो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, पहिया। पर किस प्रकार का परसर्ग है? तो यहाँ पे देखते हैं संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। तो इसमें जो पर है वो अधिकरण का परसर्ग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस जगह का सभा का उस जगह का सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है? करण, अधिकरण, संप्रदान, अपादान। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकरण। तो दोस्तों चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़ जाएं और प्लेलिस्ट में पड़ी सारी वीडियो को देख डालें। इसे जैसे आर ओ में क्वेश्चन फंसा था, 30+ क्वेश्चन फंसा था, 30+, वैसे ही यूपीपी में जरूर क्वेश्चन आएगा यहाँ से। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन करें और शेयर तुरंत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।